अच्छा सर, ISQM के ऑब्जेक्टिव के समझने के बाद कि भाई ISQM2 आया क्यों था, अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए। ये हमें ये बताएगा अभी कि भाई अगर आपने किसी भी एंगेजमेंट के ऊपर, अश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर जिस पे ऑडिटर अश्योरेंस दे रहा है, ये आपको ये बताएगा कि कब आपने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को अपॉइंट करना है। तो ये कहता ये है कि भाई फर्म जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना रहे जो कि रिक्वायर करे असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर टू एन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स, यानी वो कह रहा है कि भाई आप ऐसे कायदे कवानीन बनाए फर्म के अंदर जो कि ये मेक श्योर करें कि जहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए वहां पे वो अपॉइंट हो जाए। अब एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर ईवाई के अंदर अपना पेस फिल करता हूं, पेस सही है जी, यानी प्रीलिमिनरी एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, यानी जब मैं क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा होता हूं तो वो मुझे वहां पे बोलता है कि भाई क्या आप ऑडिट करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का जिसमें पब्लिक का स्टेक हो, वो कौन सी है भाई, लेट से आपकी लिस्टेड कंपनीज हो गई, सही है जी, लेट से जो कंपनी फिड्यूशरी कैपेसिटी में एसेट्स होल्ड करती है, बैंक हो गए, सही है जी, आप कह लें म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप कह लें कि सर इंश्योरेंस हो गई, ये सारी की सारी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। जब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी तो यहाँ पे लोगों का स्टेक ज़्यादा है, शेक ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर दरकार होता है। तो हमारी फर्म ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि जब भी मैं या तो पेज भरूंगा, क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या तो मैं कोई अपनी एंगेजमेंट फाइल ओपन करूंगा ऑडिट की, तो वहां पे वो मुझे आगे ही नहीं जाने देगा, वो मुझे बोलेगा कि भाई यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पे टिक लगेगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पे बाय डिफॉल्ट टिक लगेगा तो वो मुझे बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली आप सेलेक्ट करें कि इस फर्म के अंदर कौन सा एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होगा, कौन सा बंदा होगा। अच्छा, फिर सिस्टम ऐसे बिल्ड हुआ है क्योंकि ऑटोमेटेड है ना, आईटी सिस्टम है, वो एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा ही मुझे ऑप्शन देगा, उसके अलावा मुझे ऑप्शन नहीं देगा। ये क्या बने हुए हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बने हुए हैं। अगर कोई छोटी फर्म है जिसमें इतनी ऑटोमेशन नहीं है तो वो क्या करेंगे, पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल बना देंगे। जो बंदा एंगेजमेंट फाइल क्रिएट कर रहा होगा इवन हार्ड कॉपी में भी, तो वो डॉक्यूमेंट करते हुए उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को सामने रखेगा। यहाँ पे यही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑटोमेटेड है, वहां पे यही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल होंगे, यानी उसको फॉलो करते हुए आपने देखना होगा कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट होगा या नहीं होगा। तो दो तरीके हैं, आइदर यू इनबिल्ड दैट पॉलिसी और प्रोसीजर्स इनटू योर सिस्टम, आइदर यू फॉलो मैनुअल प्रोसीजर्स, पर वो दोनों कंप्लाई करना लाजमी है फर्म के लिए। ये सिर्फ इसलिए है ताकि एंगेजमेंट की क्वालिटी इनहांस हो जाए। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि भाई फर्म जो है स्टेब्लिश करेगी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो कि रिक्वायर करेंगे असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर्स विद द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फर्म टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया पार्टनर बना है और आप उसको एक लिस्टेड कंपनी का ऑर्डर दे रहे हैं जो कि इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें फॉरेन रिपोर्टिंग है, तो भाई उसके पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। और चलो नेसेसरी कॉम्पिटेंस विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। अब लेट से एक पार्टनर है जिसने कभी इंश्योरेंस ही नहीं किया, एक पार्टनर है जिसने कभी बैंक ही नहीं है, तो कितने लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, कितनी कंप्लायंसेस होंगी, वो कैसे फुलफिल करेगा। तो वो कह रहा है नेसेसरी कॉम्पिटेंसी ना स्किल होनी चाहिए। ईवाई में क्या है, अब अगर लेट से कहूं कि भाई अगर हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम है तो हाईली ऑटोमेशन में पता है क्या होता है, पार्टनर के पीछे ये लगा हुआ होता है, उसके सिस्टम पूछता है उससे, जब उसको जाहिर सी बात है ऑनबोर्डिंग होती है तो पार्टनर के पीछे बैकएंड पे पूरी प्रोफाइलिंग है, उस प्रोफाइलिंग में उसकी क्लाइंटल है, उस प्रोफाइलिंग में उसका क्या है भाई, क्लाइंट पोर्टफोलियो है। अच्छा, वो क्लाइंट पोर्टफोलियो के बेस के ऊपर अगर लेट से मैंने अपनी फाइल क्रिएट की है बैंक की, तो वो मुझे सारे वो पार्टनर्स देगा, वो सारे वो पार्टनर्स की लिस्ट देगा सेलेक्ट करने के लिए जो के बैंक का बैकग्राउंड रखते हैं। अब एक पार्टनर है जिसने कभी बैंक का बैकग्राउंड है ही नहीं, जिसने कभी बैंक का ऑडिट ही नहीं किया, तो वो कभी भी मुझे ऑप्शन में नहीं देगा। रीजन, वहां पे उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है,
वहाँ एरिया उसका कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बस ऐसी बात है, उसने कभी ऑडिट ही नहीं किया। अब एक पार्टनर है जिसने अपनी आर्टिकल्स में बैंक की, अपने एम के लेवल पे बैंक की, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, डायरेक्टर, पार्टनर बना तब से बैंक कर रहा है, तो ऐसी बात है उसको अपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज है। अगेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, कि भाई आपका क्वालिटी ऑडिट हो और आपकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाए। बात क्लियर है? आगे फिर वो कहता है दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शैल रिक्वायर सच इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स टू अपॉइंट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर कह रहा है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दो जो कि ये मेक श्योर करे कि जहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना चाहिए वहां पे वो हो जाए। पहली चीज तो ये, या तो ऑटोमेट कर दो। तो दोनों केसेस के अंदर बात यही कर रहा है कि भाई वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिक्वायर करे उस इंडिविजुअल को कि वो मेक श्योर करे कि वो बंदा अपॉइंट हो चुका है, मेक श्योर करे कि वो बंदा अपॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ISQM हमारी फर्म में भी लगता है, तो एक बंदा डेजिग्नेटेडली बतानी, इवन इतनी ऑटोमेशन के बाद वो डेजिग्नेटेडली एक बंदा बैठा दिया गया और वो एक बंदा सिर्फ ये देखता है कि भाई हर एंगेजमेंट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बैठा जहाँ बैठना चाहिए था या नहीं, तो वो रैंडम बेसिस पे चेक कर रहा होता है कि भाई ये पॉलिसीज थी, इसके तहत क्या हमने सही अपॉइंट किया या नहीं किया, जस्ट टू मेक श्योर कि सही हो रहा है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे। पहली बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात फिर बोलता है भाई जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो गया तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये जेनरिक रिक्वायरमेंट्स है। पहली, वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा, वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर खुद जाके काम करेगा एंगेजमेंट के ऊपर, तो मुझे बताओ क्या वो कभी भी इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा या सेल्फ रिव्यू सेट आ जाएगा? सर सेल्फ रिव्यू सेट आ जाएगा, वो कभी भी सही तरीके से रिव्यू नहीं करेगा काम को। यानी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का मकसद क्या है? मकसद ये है ना कि जो एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है, जो कंक्लूजन्स रीच कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करे इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी बायसनेस के। तो वो कह रहा है कि भाई वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा। लिखा हुआ क्या है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर नॉट बी अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं होगा, वरना तो वो मकसद ही फौत हो गया। बात क्लियर है? आगे उसके बाद नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सफिशिएंट टाइम एंड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। यानी ऐसा तो नहीं है किसी मैनेजर को क्वालिटी रिव्यू के लिए लगा दिया, उसके ऊपर पार्टनर बैठा है, उसको गुद्दी पे चमाट मार के बोलेगा साइड में हो, मेरा रिव्यू करेगा। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और पावर भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, केपेबल भी होना चाहिए। अच्छा, रही बात ये, इसमें एक और चीज है जो आप ISQM खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इसमें एक और चीज ये है कि जो EQR है वो अपने नीचे लोग भी रख सकते हैं। EQR की पूरी टीम हो सकती है, सही है जी। EQR की टीम में उसके सुपरवाइजर्स भी आ सकते हैं, सही, जो उसकी हेल्प करेंगे, उसके मैनेजर्स भी आ सकते हैं, XYZ। पर अगेन ये सारे लोग एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं हो सकते, एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होंगे, अदरवाइज तो वो अपने काम को रिव्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे तो इंश्योर ही ये करना है कि भाई काम इंडिपेंडेंटली चेक हो जाए, सही हुआ वो। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद कंप्लाइज विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एंगेजमेंट जो क्वालिटी, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट है, और जबकि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अगर कोई भंड निकला भी किसी मसले में तो एंगेजमेंट पार्टनर को वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा। लेट्स से एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर शेयर्स लेके बैठा हुआ है कंपनी के, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की वाइफ वहां पे CFO है, तो वो कभी थोड़ी ना बताएगा ये गलती है, वो बोलेगा सही जाने तो मैं आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही है, तो वहां पे बायसनेस आ गई, सेल्फ इंटरेस्ट सेट आ गया। ये बात क्लियर है? तो ये भी बात समझ आती है। इसके बाद कंप्लाई करेगा प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इफ एनी दैट आर रेलेवेंट टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। यानी वो कह रहा है कि भाई एक तो रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ एथिक्स की, आइजाज की, और अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन कहते हैं कि भाई उसने ये भी कंप्लाई करना, तो वो भी पाबंद है उस चीज का कंप्लाई करने का। अब समझने की बात यह है कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर काम क्या करेगा। भाई एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का काम ये होगा, यहां पे लिख देते हैं, वर्क ऑफ EQR। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का काम ये होगा कि जो भी एंगेजमेंट टीम ने काम किया होगा, एंगेजमेंट टीम के वर्क को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके वर्किंग पेपर को वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा। जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होंगी,
जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होगी देखेगा कि वहां पे जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या उन्होंने कंक्लूजन सही किया या नहीं किया। अब लेट से एक क्लाइंट का मसला चल रहा है, उसने फाइनेंसिंग ली हुई थी और अब वो रीपे नहीं किया, डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए। अच्छा, डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गया, आगे भी हालात सही नहीं लग रहे, पर एंटिटी कह रही है हम गोइंग कंसर्न है। अब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ डालना है, तो अब एक क्लोज कॉल है, डालूं या नहीं डालूं। तो यहाँ पे पार्टनर ने एक सिग्निफिकेंट जजमेंट ली होगी ना, सारे प्रोसीजर किए होंगे, जो अगर ऐसी बात है उसके पास कोई एविडेंस है कि भाई बैंक ने बाद में पैसे दे दिए, बैंक राजी हो गया, शेयर होल्डर स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं, हमने स्पॉन्सर्स की वेल्थ को चेक किया होगा, क्या उसकी औकात है कि वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजों को असेस करने के बाद हम मतलब एंगेजमेंट पार्टनर इस नतीजे पे पहुंचा होगा सारी जजमेंट्स को लेने के बाद कि भाई ये कंपनी गोइंग कंसर्न है, ये एक जजमेंट है। पर हमने कंक्लूड कैसे किया? सबूत के बेस पे। पर यही सारी जजमेंट्स को इवैल्यूएट करेगा इंडिपेंडेंटली एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं। बात क्लियर है? अब एक केस चल रहा है कि भाई कंपनी ने अपनी हर पॉलिसी इशू की, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, जो उसने पॉलिसी इशू की हुई है उसने आज तक उस पर कोई सर्विस सेल्स टैक्स नहीं दिया। अब केस ये चल रहा है कि भाई वो कंपनी ये कह रही है हम तो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ये तो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट टू पे, ये कोई सर्विस है ही नहीं इन द इवेंट ऑफ लॉस। तो ये केस चल रहा है। अच्छा, अगर ये केस हार गया तो कंपनी के मतलब बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं, कंपनी की कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंपनी डूब सकती है। तो अब ये डिस्क्लोज हुआ हुआ रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक क्लोज कॉल है, जजमेंट है। तो इसके लिए भी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर इस पे फोकस करेगा, यानी बहुत ही रिस्की एरियाज पे वो ज्यादा फोकस करेगा। वर्किंग पेपर्स को खुलवाएगा और वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करके डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने खुद क्या रिव्यू किया है, जो लोगों ने जजमेंट यूज की हुई हैं, जो कंक्लूजन रीच किए हुए, उसने उसको कैसे माना कि वो सही है, क्या इंक्वायरी की, तो वो सारी चीजें वो डॉक्यूमेंट होंगी वर्किंग पेपर्स के अंदर। यानी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर जो एंगेजमेंट टीम से सवाल करेगा और जो आपस में एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की डिस्कशंस होंगी, वो सारी डिस्कशंस डॉक्यूमेंट होंगी कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर ने इस पे ये सवाल किया, उसका जवाब ये आया। इस बिना पे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर ये कंक्लूड कर रहा है कि ये जो है मटेरियल अनसर्टेनिटी के पहले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सारी चीजें एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर इंडिपेंडेंटली करेगा, बट अगेन उसका सबूत मौजूद होना चाहिए फाइल में इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बात क्लियर है? तो हमने एक सॉर्ट ऑफ ये बात सीख ली। इसके बाद वो कह रहे हैं भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर है पहले एंगेजमेंट पार्टनर रह चुका हो, तो क्या वो EQR बन सकता है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर? बिल्कुल बन सकता है। वो कहता है प्रीवियसली सर्व्ड एज ए एंगेजमेंट पार्टनर, बट फिर वो कह रहा है कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कितने सालों का? 2 सालों का, और लॉन्गर पीरियड अगर कोई रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमें कंप्लाई करने को कहती है। अगर लॉ कहता है ज्यादा तो ज्यादा पे जाना पड़ेगा आपको। अब लेट से मैं एक XYZ कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, वहां पे पार्टनर 5 सालों से ऑडिट है, 5 सालों से ऑडिट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 5 सालों बाद, लॉ की रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ, कब उसकी हमारी कोड ऑफ एथिक्स की नहीं, कोड ऑफ एथिक्स तो 7 ईयर्स कहता है, पर 5 सालों बाद लॉ ये कहता है कि भाई आपका एंगेजमेंट पार्टनर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर एंगेजमेंट पार्टनर चेंज हो जाएगा तो अब इस बात को समझें कि वो चेंज हो गया, अब वो EQR नहीं बन सकता, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर नहीं बन सकता, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। उसको सबर करना पड़ेगा कितने साल? 2 साल। 2 साल का सबर होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड, उसके बाद वो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर बन सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years और लॉन्गर पीरियड रिक्वायर्ड बाय रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, नाउ क्वालिटी रिव्यूअर, नाउ इट कैन बी अ क्वालिटी रिव्यूअर। बात क्लियर है? आगे देखें। फिर वो कहता है कि भाई बाज औकात आप एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर बन जाते हैं, पर बीच में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई है। देखते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर्स एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्ट, यानी भाई वो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करने के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस क्या हो चुकी है? इंपेयर हो चुकी है। उसमें 3 चीजें बताई उसने मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल गए हैं जिसकी वजह से एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर नो लॉन्गर हैव एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज। यानी बात समझिएगा, पहले एक बैंक था, सही जी, अब उस बैंक को डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया। अच्छा, DRB का लाइसेंस मिल गया। जब डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया, फिनटेक का लाइसेंस मिल गया, अब इस फिनटेक का, डिजिटल बैंकिंग का उस पार्टनर के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब उस पार्टनर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर सही तरीके से क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाएगा ना। तो पहले सही था, अब जब हालात वाकयात चेंज हुए तो वो अलग हो गया। फॉरेन रिपोर्टिंग आ गई, फॉरेन रिपोर्टिंग कभी की भी नहीं है और वो नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज एक्वायर नहीं कर सकता, तब भी वो बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज वो कहता है वेदर चेंजेस इन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इंडिकेट कि इंडिविजुअल के पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं होगा, यानी
फर्म के हालात वाक़यात ये बता रहे हैं, फर्म के हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि वो इतना ऑक्यूपाइड है अपने क्लाइंट्स को भी लेके, इसको क्या इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा, तो उसको अपॉइंट करने का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। यानी इसको अपॉइंट कर भी लिया तो सही टाइम नहीं दे पाएगा ना, रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो जब रिव्यू नहीं कर पाएगा तो क्वालिटी इंश्योर नहीं होगी, तो क्वालिटी इंश्योर नहीं होगी तो भाई इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कैसा, बात क्लियर है। और फिर कह रहा है तीसरी चीज ये कि भाई वो खुद कह दे कि मैं नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है। और फिर इसमें मेन बात यह है जो आपके आइजा 220 में भी है, जो आपका ISQC है, वो ये कहता है कि भाई इंगेजमेंट पार्टनर तब तक साइन नहीं कर सकता जब तक आपका इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ओके ना दे दे। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट ISQM2, और इसको बस अच्छे से रखें दिमाग में और आप इसको लेके जाएं। तो आपके पास खाली अगर आए तो आप इस हद तक सवाल आएगा इससे कि आपको वो ये पूछ सकता है कि भाई अगर इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू है तो आपसे कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछेगा कि भाई इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू है तो कौन कौन से सिचुएशन, कौन कौन से पॉलिसी एंड प्रोसीजर फर्म लगाए जिसकी वजह से हम ये मेक श्योर करें कि इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू अपॉइंट हो जाए। तो मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, आप उसमें से कुछ लिख सकते हैं। फिर वो बोलेगा सर्कमस्टेंसेस बताओ जिन सर्कमस्टेंसेस में उसके EQR होने की इंपेयरमेंट हो जाए, वो अब अपॉइंट नहीं हो सकता एज EQR, तो वो सर्कमस्टेंसेस बता दीजिएगा। बात क्लियर है, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।